प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 16 जिसका शीर्षक है कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध के विषय में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भाग 16 कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध। इस भाग से परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और आइए उनको जानते हैं। तो इस भाग में जो विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक प्रावधानित है। अब इन्हीं अनुच्छेदों से जो प्रश्न बनते हैं वो बनेंगे। आइए बनाते हैं। क्या जो कुछ वर्गों है तो विशेष उपबंध की बात की गई है, तो कौन कौन से वर्ग हैं सबसे पहले उन्हें समझ लेते हैं। जैसे एससी वर्ग, एसटी वर्ग और एंग्लो इंडियन। और ओबीसी आदि। तो इस तरीके से एससी वर्ग जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति। एंग्लो इंडियन से आशय जब कोई ब्रिटेन का व्यक्ति भारत की स्त्री के साथ शादी कर लेता है या भारत की स्त्री जो है ब्रिटेन के नागरिक पुरुष के साथ शादी कर लेती है, तो उनसे जो उत्पन्न संतान होती है उसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो इस तरीके से एंग्लो इंडियन हुए। और ओबीसी जो है संविधान में कहीं परिभाषित नहीं था। इसको जो है राष्ट्रपति महोदय शैक्षिक और सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर के आधार पर इसको परिभाषित करते हैं। तो वो आगे बढ़ेंगे हम। तो ये जो वर्ग हैं इन्हीं वर्गों के लिए जो है विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। तो आइए जानते हैं क्रमवार कि क्या है। आसानी से समझने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद जो परीक्षा में आते हैं अक्सर जिनसे सवाल उन पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 330 और 332 सुविधा की दृष्टि से इस तरीके से पढ़ते हैं। वैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो उस पर भी फोकस करते चलेंगे। तो अनुच्छेद जो 330 है और 332 है इसको एक साथ इसलिए लिया कि ये जो है एससी और एसटी के आरक्षण से है। तो कैसा आरक्षण? संसद में आरक्षण और राज्यों की विधानमंडल में आरक्षण। कहने का मतलब लोकसभा में आरक्षण और विधानसभा में आरक्षण। लोकसभा
और विधानसभा में आरक्षण की बात जो है अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 332। तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो है एससी और एसटी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत जो एससी एसटी के आरक्षण की बात है वो अनुच्छेद 330 में है लोकसभा के लिए, कि लोकसभा में इतने जो सदस्य हैं वो एससी और एसटी समुदाय से लिए जाएंगे। मतलब अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग हैं उनकी संख्या के आधार पर इतने व्यक्तियों को लिया जाएगा। तो वर्तमान में जो 84 सदस्य लोकसभा में एससी वर्ग से हैं और वहीं 47 सदस्य जो हैं वह लोकसभा में एसटी वर्ग से हैं। तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत में हमने एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण को जाना। अब जानते हैं अनुच्छेद 332 के अंतर्गत। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत जो है एससी और एसटी ये दोनों ही, और इनका आरक्षण जो है वह विधानसभा में है। विधानसभा, तो विधानसभा में जो आरक्षण एससी और एसटी के व्यक्तियों को दिया जाएगा उनकी संख्या के आधार पर, तो वो अनुच्छेद 332 में प्रावधानित है। तो इस बात को हमने जाना। तो यहाँ पर आरक्षण की सुविधा की दृष्टि से हमने इस बात को समझा। अब बात करते हैं हम जो अनुच्छेद, जहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। तो आइए इन्हें भी जानते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को इसलिए साथ लिया है, इन दोनों के यहाँ इसलिए साथ लिया समझने की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो है 331 और 333 ये दोनों एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप जानते हैं कैसे आरक्षण इनको मिलता है एंग्लो इंडियनों को। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जब प्रतिनिधित्व नहीं होता है, कम होती है उनकी संख्या, तो उस आधार पर जो राष्ट्रपति महोदय हैं तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो यह भी जो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण देने का प्रावधान अनुच्छेद 331 के अंतर्गत कितना, लोकसभा में 2, किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत उधर लोकसभा पड़े, लोकसभा के बाद में अब विधानसभा आ जाएगी। तो नीचे है, अनुच्छेद भी नीचे है तो नीचे क्रम भी है उसका। तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन है तो जो है रिजर्वेशन है, आरक्षण। तो जब किसी विधानसभा में एंग्लो इंडियन की जो संख्या कम होगी या प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, उस समय जो राज्य के राज्यपाल हैं वहां पर इस समुदाय से एक व्यक्ति को विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। जब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तो वहाँ की विधानसभाओं में जो राज्यपाल द्वारा
एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 2 थी जम्मू कश्मीर में। इस बात को भी ध्यान में रखना है, कभी कभार पूछ देता है कि उस समय कितनी थी, तो इस बात को स्मरण रखना। तो सुविधा की दृष्टि से हमने इस तरीके से इनको यहाँ पर समझा। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद अनुच्छेद 334 की। तो अनुच्छेद 334 के अंतर्गत जो है एससी और एसटी हित जो सीटों की लिए, जो इनके लिए एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वह 80 वर्ष तक बनी रहेंगी। ये मतलब एक विशेष प्रावधान अनुच्छेद 334 के अंतर्गत एससी और एसटी वर्ग के लोगों को है, वो उनको आरक्षण कितने समय तक मिलेगा, तो इस बात का प्रतिनिधित्व जो है अनुच्छेद 334 करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 335 की। तो अनुच्छेद 335 के तहत जो एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं उनको सेवा पदों में आरक्षण का प्रावधान है। उधर तो जो राजनीतिक लाभ के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात हमने पढ़ी। अब यहाँ पर उनको जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें आरक्षण देने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 335 को, किसको, जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लोग हैं उनको। तो इस तरीके से जो इनको आरक्षण दिया जाएगा तो इनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो सरकार है उनको शैक्षिक योग्यता में भी ढील दे सकती है। जैसे कम अंक होने पर शैक्षिक अंक कम होने पर इनको भर्ती और प्रोन्नति और मापदंड होते हैं जो साक्षात्कार संबंधी मापदंडों, इनमें छूट देकर इनको सेवा में जो कार्य करने का मौका दे सकती है सरकार अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 336 के तहत। तो अनुच्छेद 336 के तहत जो एंग्लो इंडियन हैं इनको भी कुछ पदों पर आरक्षण देने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 336 के अंतर्गत जो सेवाओं में कुछ पदों पर एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी मौका दे सकती है सरकार अनुच्छेद 336 के अंतर्गत, जैसे डाक विभाग और अन्य जो विषय हैं सरकार के उस पर। तो अब हमने इस बात को जाना कि जो अनुच्छेद 336 है वो एंग्लो इंडियन के लिए जो है
सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 337 के तहत। तो अनुच्छेद 337 के तहत जो आंग्ल भारतीयों को शैक्षिक सहायता देने, एंग्लो इंडियन वर्ग के लोगों को वर्ग के लोगों हेतु शैक्षिक अनुदान का प्रबंध करती है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 338 की। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इससे जो प्रश्न बनते हैं, आइए उनको समझते हैं। तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एससी और एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है तो एक राष्ट्रीय आयोग बनेगा। तो जो संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन भी याद रखना है आपको। ये 1990 में हुआ। तो इसके पूर्व जो व्यवस्था थी, एससी और एसटी वर्ग के लिए जो इनकी योजनाओं को क्रियान्वित करता था या इनकी हितों को जो देखता था, वो एक विशेष अधिकारी होता था। तो कब होता था? 1990 में जो 65वां संविधान संशोधन हुआ, इससे पूर्व। अब जब ये संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद जो एससी और एसटी है तो एक राष्ट्रीय आयोग गठित हुआ। तो उस राष्ट्रीय आयोग में जो एससी एसटी है तो राष्ट्रीय आयोग गठित हुआ। उस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। तो ये आयोग का प्रारूप था या आयोग की ये जो संरचना थी, कब 65वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एसटी और एसटी के लिए आयोग गठित हुआ उसमें। तो अध्यक्ष ये केंद्रीय मंत्री के समकक्ष इसकी योग्यता थी और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के स्तर का, और ये जो है केंद्रीय सचिव। तो ये इनकी योग्यताएं थी। इस तरीके से कुल मिलाकर ये जो है 7 सदस्यीय आयोग गठित हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को मिलाकर 7 सदस्यीय आयोग गठित हुआ एससी एसटी के लिए। तो किस संविधान संशोधन? 65वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरीके से जब इससे भी वांछित परिणाम नहीं मिले तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। तो उसके तहत जो है, जो
इनके लिए एक ही एससी और एसटी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग था उसको अलग अलग बांट दिया गया। तो अनुच्छेद 338 के तहत जो अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठित हुआ। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 338 के तहत। और अनुच्छेद 338 का के तहत, का कह लीजिए चाहे ए कह लीजिए, इसके तहत जो है एसटी जाति है तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो तो जो एक राष्ट्रीय आयोग गठित हुआ। तो दोनों के लिए एक एक अपना अपना एक अलग जो है आयोग गठित हो गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 89 29वां संविधान संशोधन द्वारा इनका गठन किया गया। तो अब इन्हें भी जानते हैं, इसका स्वरूप भी बदल गया। पहले संख्या जो 7 थी, अब आइए जानते हैं अब क्या रहता है। तो एससी और एसटी दोनों को एक साथ में ही ले लीजिए, आप अलग अलग ले लीजिए। तो इसमें जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। जो एसटी अनुसूचित जाति है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। इस तरीके से जो आयोग में सदस्य और अध्यक्षों की संख्या है वो 5 होगी। और ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो इस बात को हमने जाना। इसी तरीके से जो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसमें भी जो संख्या है वो यही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है इनकी संख्या में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय को है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब इसी तरीके से यहीं पर जो अनुच्छेद 338 खा के लिए, तो यहाँ पर जो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग गठित करने की बात कही, जो संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन 1918 में हुआ, उसके तहत जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। और संवैधानिक दर्जा मिलने के साथ ये जो अनुच्छेद 338 खा है ओबीसी हेतु एक जो राष्ट्रीय आयोग है गठित किया जाएगा। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। तो इसमें भी बात यही रहेगी कि कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे। तो यही बात जो इन आयोगों के लिए है वही बात ओबीसी का जो राष्ट्रीय आयोग है उसके लिए भी यही बात है। तो इन बातों को हमने यहाँ पर समझा। अब बात करते हैं
अनुच्छेद 339 की। तो यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं, तो यहाँ पर SC और ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन की बात कही गई है। तो इनका प्रशासन क्या होगा? असम और जो असम से संबंधित अनुसूचित जनजाति के जो जिले हैं उनको छोड़कर जो पूरे भारत में एक जैसे ही प्रावधान है। अब बात करते हैं अब अनुच्छेद 340 की। तो अनुच्छेद 340 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यहाँ पर जो है संविधान में जो है OBC शब्द जो है वो कहीं भी परिभाषित नहीं है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस ये कोई वैसा शब्द नहीं है इसको परिभाषित किया जा सके। तो राष्ट्रपति महोदय जो हैं, जो व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक की स्थिति के आधार पर ही उनको किसी वर्ग विशेष में निर्दिष्ट करते हैं। तो स्पेसिफाई करने का काम जो है राष्ट्रपति का है, चाहे वो SC वर्ग हो, चाहे ST वर्ग हो, चाहे कोई अन्य वर्ग हो। इसी तरीके से OBC को जो संविधान में परिभाषित तो नहीं किया गया, और इनके लिए जो विशेष उपबंध अगर किए जा सकते हैं तो वो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किए जा सकते हैं। और ऐसे जो उपबंध को निर्दिष्ट करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय में है। तो इस तरीके से जब सर्वप्रथम OBC है तो आ जाता है सवाल कि OBC है तो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों है तो जो पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित किया गया? तो प्रथम OBC हेतु जो राष्ट्रीय आयोग 1953 में गठित हुआ। तो 1953 में ये जो आयोग गठित हुआ तो ये 29 जनवरी, अगर तारीख पूछी जाए तो 29 जनवरी 1953 में OBC है तो प्रथम राष्ट्रीय आयोग गठित हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो काका कालेलकर थे। काका कालेलकर ये अध्यक्ष थे जो प्रथम आयोग गठित हुआ उसके। अब ये आयोग तो फ्लॉप हो गया। उसके बाद एक दूसरा राष्ट्रीय आयोग गठित हुआ 1978 में। तो 1978 में जो राष्ट्रीय आयोग गठित हुआ OBC है तो उसके अध्यक्ष जो थे BP मंडल थे। BP मंडल की अध्यक्षता में जो OBC है तो आयोग गठित किया गया। उसने अपनी जो रिपोर्ट है 1980 में पेश की। तो 1980 में रिपोर्ट पेश करने के बाद जो उसकी मुख्य संस्तुति थी BP मंडल की, तो उसमें OBC कैटेगरी के या OBC वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की बात कही गई। तो 27% जो आरक्षण है वो BP मंडल की जो अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया उसमें
27% आरक्षण जो है ओबीसी को मिलने का सिफारिश किया गया। तो ये जो है सिफारिश 1993 में सरकार ने मान ली और इसको लागू कर दिया। तो जो ओबीसी के लिए आरक्षण सरकारी नौकरियों में पाने का सिलसिला जो है 1993 से शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला और किस अनुच्छेद तहत आरक्षण देने का प्रावधान है। जो राष्ट्रपति महोदय है वो किस अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये हमने समझने की कोशिश की। अब बात करते हैं तो अनुच्छेद 341 के तहत अनुच्छेद 341 के तहत किन लोगों को एससी वर्ग में माना जाए। तो इस बात का जो निर्धारण है वो कौन करेगा। तो इस बात का जो निर्धारण है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय करेंगे कि किस वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इस बात का स्पेसिफाई जो है राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इसी तरीके से अनुच्छेद 342 के तहत अनुच्छेद 342 के तहत एसटी वर्ग को निर्दिष्ट करने की बात, किन लोगों को जो है एसटी वर्ग में निर्दिष्ट किया जाए। तो इस बात की भी जो इस बात को भी संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन अनुच्छेदों के माध्यम से ये जाना कि एसटी, एससी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनको इस प्रकार का दर्जा है वो देने की बात कौन करेगा। इनको दर्जा इस प्रकार का एससी और एसटी वर्ग का दर्जा किस प्रकार कौन देगा, इस बात को हमने इन अनुच्छेदों के तहत जाना। तो हमने ये जाना कि जो राज्यपाल के परामर्श से जो राष्ट्रपति महोदय हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद ये संसद के सामने रखा जाएगा। तो संसद जो है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों को सूची में शामिल करे या ना करे, यह संसद की इच्छा पर निर्भर है। तो संसद ही जो अंतिम तौर पर ऐसे व्यक्तियों को सूची में शामिल करने की जो शक्ति रखती है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 342 का के तहत। तो 342 का के तहत जो उपबंध ईडब्ल्यूएस का आता है
जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं उन व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये जो है अनुच्छेद 342 का जो है वो 102 में संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ दिया गया। लेकिन जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिला, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को जो 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, वह 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया गया। इस तरीके से इस भाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको हमने बनाने का पूरा प्रयास किया और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।